क्लास स्टार्ट करें। लास्ट पॉइंट बताओ जल्दी से। मानसिंह के सैन्य दल लिखना है ना। देखो बोर्ड पर अभी क्या लिखा दिया, 3 लिखा है। देखो मानसिंह एक कौन सा खां, आशफ खां एक, बदायूनी खां, शायद हाशिम, शायद काशिम, गाजी खां, बक्सी, गाजी खां, बक्सी, सैयद, राजू। ये भी लड़ने आया, देखो आगे लिखोगे सैयद राजू, उसके बाद लिखोगे माधो सिंह, लूणकरण और जगन्नाथ कच्छवा। मान सिंह स्वयं मर्दाना हाथी पर बैठे थे। ओके। हाथियों के नाम गजराज व कौन सा मुक्त, गजमुक्त। लिखो जल्दी से। एक और नाम लिखिएगा स्टूडेंट, मेन नाम छूट गया। मिहित्तर खां। कौन सा खां? मिहित्तर खां। मिहित्तर खां। चलो इधर देखो मरो। चलो लिख लिया। अब सुन लो और समझ लो। स्टूडेंट अच्छे से देखिएगा।
ये जो मैंने नाम लिखा है ना, सिर्फ उन्हीं के नाम लिखा है जिनका आगे जिक्र भी होगा। मतलब समझे आप? इसमें मान सिंह आसफ खां बदायूनी खां, तो बदायूनी खां का भी जिक्र होगा, सैयद हाशिम का भी जिक्र होगा, सैयद कासिम का राठौड़ों के समय जिक्र होगा, गाजी खां का अभी जिक्र होगा, और मित्र खां का अभी जिक्र होगा। समझ में आया ना? तो नाम उनके याद रखे जिनका आगे जिक्र होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो और समझो, हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ। स्टूडेंट, सबसे पहले तो महाराणा प्रताप को अब तक मुगलों के साथ लड़ने का कोई भी नॉलेज नहीं था, पर महाराणा प्रताप के साथ एक योद्धा था जो मुगलों से कई बार लड़ा हुआ था। उनको पता था कि मुगलों की सेना कितनी ताकतवर है और कैसे युद्ध लड़ती है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, महाराणा प्रताप ने उस योद्धा जो थे रामशाह तंवर, कौन थे? रामशाह तंवर को पूछा कि रामशाह, आप तो मुगलों से कई युद्ध लड़े हुए हो, आप बताओ हमें युद्ध कैसे लड़ना चाहिए। तो रामशाह तंवर ने कहा कि बात यह है राणा कि हम अगर धरातल क्षेत्र पर सीधा आमने सामने जाकर लड़े तो हालत खराब हो जाएगी। चलो आवाज नहीं, लास्ट पॉइंट बताओ। हाँ चलो सुनो और समझो। तो स्टूडेंट, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। तो स्टूडेंट, अब रामशाह को पूछा गया तो कहा बताइए क्या करें। तो रामशाह ने बिल्कुल बहुत सही सलाह दी थी। रामशाह ने कहा सीधा धरातल, धरातल का मतलब समझे, सिंपल जगह पर हम सीधे जाकर भिड़े तो हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम मुगलों से धरातल क्षेत्र पर लड़ सके, इसलिए हम शरण लेंगे पहाड़ी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? और रामशाह ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र में दुश्मन को लड़ने का नॉलेज 1% भी नहीं है, और इसी का हम क्या उठाएंगे? फायदा। तो बिल्कुल स्टूडेंट याद रखिएगा, इस कारण महाराणा प्रताप की सेना ने पहाड़ी क्षेत्र में क्या ली? शरण ली। अब मान सिंह की सेना भी धरातल से पहाड़ी की तरफ बढ़ रही थी, पर प्रताप की सेना बाहर नहीं आ रही थी। तब याद रखिएगा, मान सिंह बड़े मास्टरमाइंड थे। मान सिंह के हरावल बाग में खड़े थे। हरावल बाग का नेतृत्व दे रखा था जगन्नाथ कच्छावा को। बोलो किसको? और जगन्नाथ कच्छावा के साथ हरावल में थे सैयद हाशिम। कौन थे? तो सैयद हाशिम को कहा कि हम हरावल बाग में खड़े हैं पर प्रताप की सेना बाहर नहीं आ रही है। तो देखना षड्यंत्र कितना गजब का बिछाया। कहा जगन्नाथ कच्छावा ने सैयद हाशिम को कहा, आप अपने 80 सैनिक लेकर, कितने? 80 सैनिक लेकर हरावल से भी आगे जाओ पहाड़ी क्षेत्र में, और जब आप पहाड़ी क्षेत्र में घुसोगे तब आपको देखकर बाहर आएगा कौन? प्रताप का सैन्य दल, तब हम टूट पड़ेंगे। तो सुनो, 80 सैनिक लेकर हरावल से भी आगे जो गया वो सैयद हाशिम था, जिसे चेजारा हरावल कहा गया। हरावल से भी आगे जो जाता था और लड़ता था उसे चेजारा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो चेजारे हरावल के रूप में सैयद हाशिम गए, और ज्यों ही सैयद हाशिम गए तो उधर से प्रताप के हरावल बाग का नेतृत्व कर रहे थे कौन? कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत ने भेजा हकीम खां सूरी को। किसको? तो हकीम खां सूरी और सैयद हाशिम और मान सिंह का हरावल बाग दोनों भिड़े। अब बदायूनी खां अपने ग्रंथ मुंतकाफ उल तारीख में लिखता है
कि दुश्मन के सेना के हरावल भाग का योद्धा हकीम खां सूरी ने हमारे सैन्य दल के हरावल भाग पर इतना भयंकर आक्रमण किया कि हमारे हरावल भाग के सैनिक भेड़ियों की तरह रण क्षेत्र छोड़कर भागने लगे। आसफ खां को भी पीछे खिसकना पड़ा और ये खुद कहता है कि मैं आसफ खां के पास खड़ा था। अब देखो इस बदायूनी खां को देखना, अपने मुंतकाब में लिखा हरावल भाग के सब भाग गए, आसफ खां तक भाग गया, खुद के बारे में कुछ नहीं लिखा। हाँ, खुद के बारे में कुछ नहीं लिखा। ये बिल्कुल फैक्ट है। और खुद बेटे पहला लिखता है कि मैं जस्ट आसफ खां के पास ही लड़ रहा था, आसफ खां को भगा दिया, खुद की बात आई तो साइलेंट। तो सुनो और समझो। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, हरावल बाग की देखे तो हरावल बाग में विजय हुई किसकी? याद रखिएगा, महाराणा प्रताप के हरावल की। अब सुनो, जब हरावल बाग के सैनिक मान सिंह के भागे थे तो उधर से याद रखिएगा स्टूडेंट, उधर से भागे थे, तब चंदावड़ भाग के अंदर मान सिंह के चंदावड़ भाग में लड़ रहा था मिहितर खां। बोलो कौन सा खां? बोलो सर, बड़ा कंफ्यूजन है सर मेरा भाई। ये सुनो, ये जो कमेंट्स है ना, ये कमेंट्स आप मेरे को भेजना, ठीक है? तो सुनो, बिल्कुल याद रखिएगा स्टूडेंट, अच्छे से याद रखिएगा। तो मिहितर खां जो था उसने हरावल भाग को भागते हुए देखा। कौन से भाग को? हरावल भाग को भागते हुए देखा। तो मिहितर खां बड़ा मास्टरमाइंड था, कहा इस सेना को रोके तो कैसे रोके। तो वो खुद उन सैनिकों के पीछे भागा और पीछे जाकर रोका और ये कहा कि अभी अभी बादशाह का संदेश मिला है कि बादशाह अकबर स्वयं विशाल सेना लेकर कहां आ रहा है। बोलो, हल्दी घाटी में आ रहा, रण क्षेत्र में आ रहा है। तो हमें तो युद्ध कुछ ही समय के लिए जारी रखना है, तब तक आ जाएंगे कौन? अकबर, और तुम भाग के जा रहे हो। तो उन सैनिकों में, भागते हुए सैनिकों को रोक दिया किसने? मिहितर खां ने। और वही सैनिकों ने कहा अगर थोड़ी देर की बात है तो हम लड़ लेते, तब तक बादशाह आ जाएगा। तो वो सैनिक वापस आ गए रण क्षेत्र की तरफ, हरावल की तरफ। तब तक हकीम खां सूरी दुश्मन के मध्य भाग की तरफ जा चुका था और चारों तरफ से गिर गए कौन? हकीम खां सूरी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कौन? हकीम खां सूरी। अब सुनो स्टूडेंट, एक स्थान था रक्त तलाई। कौन सा तलाई? बोलो, रक्त तलाई नामक स्थान पर याद रखिएगा हाथियों के मध्य युद्ध हुआ था। रक्त तलाई में सैनिक भी लड़ रहे थे और हाथी भी लड़ रहे थे। उन्हीं हाथियों में क्या हुआ याद रखिएगा। सर ये हरावल में चंडावड़ में बारे में बताओ ना। हाँ बता रहा हूं ना, हरावल का मतलब युद्ध के प्रथम पंक्ति में लड़ने वाले और चंडावल का मतलब किधर? अरे बोलो, हाँ सबसे पिछली पंक्ति में। और हमेशा राजा जो हुआ करता था वो मध्य भाग या चंदावड़ भाग में लड़ता था, हरावल में कभी भी नहीं लड़ता था। तो सुनो और समझो। तो स्टूडेंट, रक्त तलाई पर सैनिक भी लड़ रहे थे और हाथी भी अपनी वीरता का परिचय दे रहे थे। मान सिंह का हाथी था गजराज। कौन सा? और इधर का था लूणा। गजराज और लूणा भयंकर लड़े थे। जब गजराज और लूणा लड़े थे तो स्टूडेंट याद रखिएगा, लूणा पराजित हो गया। क्या हो गया? पराजित हो गया। और गजराज वहां पर अपनी वीरता दिखा रहा था, प्रताप के सैनिकों को पछाड़ रहा था। तभी स्टूडेंट याद रखिएगा, प्रताप की तरफ से भेजा गया हाथी राम प्रसाद। कौन सा प्रसाद? राम प्रसाद ने जाते ही बिल्कुल गजराज को पराजित किया और सैन्य दल जो था दुश्मन का उस पर टूट पड़ा। तब उधर से आया गजमुक्त, या पहले गजमुक्त आया या गजराज आया। मतलब 100 बातों की एक बात, राम प्रसाद जब जीत रहा था
तब गजमुक्त या गजराज जो बाद में आया था, जो भी आया था, उसका महावत जो था बड़ा चालाक था। उसके महावत ने प्रताप के हाथी को पहचान लिया, राम प्रसाद को, और ये हाथी उसे पता चला कि अकबर ने कई बार यह हाथी प्रताप से मांगा है। तो उस गजमुक्त या गजराज के महावत ने क्या किया, भाला लिया और फेंका किसके ऊपर, राम प्रसाद हाथी के महावत पर, और वो महावत पर जाके लगा, आंख में लगा, महावत गिरा और हैज्यू का ज्यू गजराज का महावत आकर बैठ गया किस पर, राम प्रसाद पर, और राम प्रसाद को लेकर भाग गया। यानी राम प्रसाद हाथी किन के हाथ लगा, मुगलों के हाथ। किन के हाथ? तब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब प्रताप के सैनिक बहुत ज्यादा वीर गति को प्राप्त हो रहे थे, तब प्रताप ने तय किया कि अब जल्द ही मुझे रणक्षेत्र को रोकना है। और रणक्षेत्र रुकेगा कब, जब दुश्मन के सेना का नेतृत्व करता मारा जाएगा। तब महाराणा प्रताप अपने मध्य भाग से दुश्मन के मध्य भाग की तरफ गए, जहां लड़ रहा था कौन सा सिंह। अब जब महाराणा प्रताप चेटक की एड़ लगाकर अब झालाओं के साथ, सुरक्षा कवच झालाओं के साथ बढ़ रहे थे मान सिंह के मध्य भाग की तरफ, तब एक सैनिक की नजर पड़ गई बहलोल खां की। किसकी? बहलोल खां अपने सैनिकों को लेकर रोकने के लिए आया, किसको? प्रताप को। तब उसी महाराणा प्रताप ने बहलोल खां पर कूदकर तलवार से वार किया, बहलोल खां को घोड़े सहित चीर दिया। और जब बहलोल खां को घोड़े सहित चीरा किसने? प्रताप ने। तो सामने सभी जो सैनिक थे वो हट गए और प्रताप कुछ ही क्षणों के अंदर चेटक जो था प्रताप को लेकर पहुंच गया किसके पास? मान सिंह के मर्दाना हाथी के पास। और मर्दाना हाथी के पास जाते ही चेटक ने अपना पूरा शरीर खड़ा कर दिया पिछले पैरों पर, और अगले पैर जो थे वो हाथी के सिर पर गाड़ दिए। प्रताप खड़े हुए, हाथ में भाला लिया और ठोका किस पर? मान सिंह पर। पर मान सिंह बड़े चालाक निकले। मान सिंह जो ओदा था उस ओदे के अंदर छुप गए, भाला खाली चला गया। फिर वापस प्रताप ने भाला लिया और ठोकना चाहा, पर अब की बार महावत बीच में आ गया। कौन आ गया? महावत मारा गया और मान सिंह बच गया। ये पूरा जो दृश्य मैंने बताया ये चंद सेकंडों का ही था। पर जब कहा जाता है कि चेटक ने पैर रखे थे, उस समय कोई लोहे का खंजर था, उस लोहे के खंजर से चेटक के पैर में घाव पड़ गया। उसकी वजह से चेटक, और यही घाव जो है प्राण घातक बना किसका? चेटक का। ध्यान रखिएगा। अब जब स्टूडेंट ये घाव लगा चेतक के, तो चेतक बड़ा घायल हो गया था, पर प्रताप को जरा सा भी एहसास होने नहीं दिया। ध्यान रखिएगा इस बात को। एक मिनट रुकना। अब सुनो और समझो। अब सुनो और समझो आगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो स्टूडेंट अब सुनना और समझना आगे की प्रोसेस। जब प्रताप मध्य भाग, दुश्मन के मध्य भाग में लड़ रहे थे, तभी तो मान सिंह पर हमला हुआ। मध्य भाग में लड़ रहे थे तो मुगल सैनिकों से चारों तरफ गिर गए थे। तब जाला बीदा को लगा कि प्रताप खतरे में है। तब जाला बीदा लड़ता हुआ प्रताप के पास आया और कहा, हे राणा, स्थितियां हमारे विकट बनती जा रही है और स्थिति यही कहती है कि अभी आप इस खतरे से बाहर निकलो। प्रताप ने जाने से मना कर दिया। प्रताप वहां पर लड़ते रहे। कहा जाता है कि अचानक एकदम चेटक पर कोई वार होता है, चेटक घायल होकर वहीं गिर जाता है और प्रताप चेटक से गिर जाते हैं। और जब गिरते हैं तो इनका राज चिन्ह, मतलब गिरते नीचे गिरे और बैठे थे तब, और खड़े होकर वापस लड़ रहे थे, तब आया जाला बीदा। और जाला बीदा को पता था कि राणा ऐसे तो जाने वाले है नहीं। तो जाला बीदा आया और प्रताप के सिर से राज चिन्ह लेकर खुद ने धारण कर दिया और कहा, हे राणा, हजारों का
नेतृत्व करता और पालन करता जिंदा रहेगा तो सेना संगठित भी होगी और दुश्मन रण क्षेत्र छोड़कर वापस भी भागेगा। स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, आप रण क्षेत्र छोड़कर जाइए। तब स्टूडेंट बिल्कुल महाराणा प्रताप वहां पर लड़ते रहे बिना राज चिन्ह के काफी देर तक। कहा जाता है कि मान सिंह की तरफ से लड़ रहे थे शक्ति सिंह। कौन? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शक्ति सिंह लड़ रहे थे किसकी तरफ से? मान सिंह की तरफ से लड़ रहे थे। तभी शक्ति सिंह की नजर पड़ी एकाएक लड़ते हुए अपने भाई महाराणा प्रताप पर। जब प्रताप पर नजर पड़ी तो वो एक भ्रात प्रेम जो होता है वो उमड़ आया। किसको? शक्ति सिंह को। शक्ति सिंह ने जब प्रताप को देखा बिना राज चिन्ह के लड़ रहे हैं, तब उसी शक्ति सिंह ने कहा ये मेवाड़ के राणा है, आज बिना राज चिन्ह के लिए, बिना राज चिन्ह के लड़ रहे तो किसके लिए? हमारे कुल और हमारे गौरव के, हमारे कुल के गौरव और स्वाभिमान के लिए। और मैं एक उसी कुल का जो दुश्मन की तरफ से लड़ रहा हूं, ये मुझे शोभा नहीं देता। तभी स्टूडेंट चेटक को होश आता है। चेटक भाग कर आता है किसके पास? प्रताप के पास। प्रताप बैठते हैं चेटक पर और चेटक लेकर निकल जाता है। बताओ किसको? अरे बोलो बोलो, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रताप को लेकर निकल गया। जब प्रताप को लेकर चेटक निकला था तब कुछ एक मुगल सैनिकों को पता चल गया। मुगल सैनिक पीछे पड़ गए। किसके? बोलो। हाँ, महाराणा प्रताप के पीछे पड़े। तब दूर खड़े दृश्य देख रहे थे। कौन? शक्ति सिंह। तब शक्ति सिंह ने कहा कि अब ये जो तलवार चलेगी मुगलों के विरुद्ध चलेगी, मुगलों पर चलेगी। तो स्टूडेंट बिल्कुल सेना लेकर, सैनिक लेकर वहां से निकले। कौन? शक्ति सिंह। तो दृश्य देखो, सबसे आगे प्रताप, प्रताप के पीछे मुगल सैनिक और मुगल सैनिकों के पीछे कौन? शक्ति सिंह। याद रखिएगा, जब प्रताप जा रहे थे चेटक पूरे तेज स्पीड से भाग रहा था, तब कहा जाता है कि आगे एक बहुत बड़ा गहरा नाला आ गया था, खाई आ गई थी, उसे पार करना था और चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी स्टूडेंट। तब प्रताप ने सोचा कि चेटक ये पार नहीं कर पाएगा, कूद नहीं पाएगा। तो प्रताप उतरने लगे तो चेटक हिनाने लगा, क्योंकि चेटक को पता था कि आज मेरे ऊपर कोई राणा और कोई राजा नहीं, संपूर्ण मेवाड़ बैठा है। तो स्टूडेंट्स, चेटक हिनाकर वापस भागकर दौड़ कर आया और एक ही छलांग में पार कर गया। किसको? उस नाले को। अब पीछे मुगल सैनिक आए। मुगल सैनिकों ने आगे नाला देखा तो उनके घोड़े जो थे वहीं पर रुक गए, ही करने लग गए कि आगे हमसे ये नाला पार नहीं होगा, क्योंकि चेटक जैसे थे नहीं भाई, चेटक चेटक था, सही एक नहीं है। तो स्टूडेंट बिल्कुल वापस मुड़ गए। पीछे से शक्ति सिंह आए तो शक्ति सिंह ने लौटते हुए आते हुए सैनिकों को देखा तो उनके माइंड में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उन्होंने सोचा कि कहीं ये मेरे भाई को मार के तो नहीं आ गए। शक्ति सिंह ने उन सब का काम तमाम कर दिया। पूछ कर कहा क्या हुआ? तो का पता नहीं, राणा नाले के बाद किधर चले गए। तो उनको मौत के घाट उतारा। फिर चेटक अंतिम सांस तक भागता रहा और आखिरकार स्थान था स्टूडेंट बलीचा। कौन सा? बलीचा नामक स्थान पर भागते हुए गिरा। कौन? चेटक। और प्रताप भी गिरे। प्रताप गिरे, प्रताप दौड़ कर आए तो देखा तो चेटक का पैर, शरीर पर काफ़ी घाव लगे हुए और चेटक की आंखों में से आंसू पड़ रहे थे। चेटक का मुंह जो था पूरा जागुन टाइप बुलबुलों से पूरा भरा हुआ था, हाँप रखा था। तब स्टूडेंट्स चेटक को इस स्थिति में देखा तो प्रताप ने चेटक को अपनी गोद में लिया, आसमान के सामने देखा और परमात्मा को कोसने लगे। कहा, हे विधाता, आज मेरे कुल का कोई सदस्य मेरे साथ खड़ा नहीं,
मेरी हर स्थिति में अगर साथ खड़ा रहा तो चेतक रहा, और आज चेतक भी दुनिया छोड़कर जा रहा है। जब ऐसे बातें कह रहे थे तो पीछे खड़ा सुन रहा था कौन? शक्ति सिंह। पर शक्ति सिंह की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कैसे जाए और माफी मांगे। ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे तैसे हिम्मत जुटाई शक्ति सिंह ने, और शक्ति सिंह जी पीछे से ये कहते हुए गए, ओ नीले घोड़ेरो अश्वार। आए और प्रताप के पैरों में पड़कर माफी मांगने लगे, कहा मुझे माफ कर दीजिए। तो बाद में वहीं पर याद रखिएगा, बलीचा नामक स्थान पर चेतक का अंतिम संस्कार किया गया। प्रताप ने अपने भाई शक्ति सिंह को कहा, आपके भ्रात प्रेम को देखकर हम बड़े खुश हुए, और वचन देते हैं कि तुम्हारे वंशज जो होंगे, हालांकि ये बात तो बाद में कही, पर मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि भूल जाऊंगा। बाद में शक्ति सिंह जी को कहा, तुम्हारे जो भी वंशज होंगे वो चुंडावतों के साथ हरावल भाग में लड़ेंगे। कौन से भाग में? और इन्हीं शक्ति सिंह जी के वंशज कहलाएंगे सक्तावत। क्या कहलाएंगे? बोलो, ध्यान रखिएगा इस बात को। और उसके बाद उधर मान सिंह, युद्ध जो मुख्य स्थल पर हो रहा था रुका। रुकने के बाद बदायूनी खां जो साथ में था, बदायूनी खां की बात करूँ तो इसने मुंतकाफुल तारीख ग्रंथ के अंदर इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना। सुनो, हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने सोचा कि हमारे सैनिक काफी घायल हो रखे हैं, हम अगर यहाँ से कुंभलगढ़ जाए तो मान सिंह बड़ा शातिर है, मान सिंह यहाँ से गोगुंदा और गोगुंदा से कुंभलगढ़ जाएगा, तो हम ना तो कुंभलगढ़ जाएंगे ना गोगुंदा जाएंगे, हम जाएंगे कमलनाथ पर्वत पर स्थित आवरगढ़। कौन सा गढ़? और उसी आवरगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ी पहाड़ी है जो एक तरफ से खुलती है दूसरी तरफ जाती है। उसी पहाड़ी के अंदर, उसी गुफा के अंदर हम क्या लेंगे? शरण लेंगे। ध्यान रखिएगा। तो आपको अगर पूछ ले, हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी किसको बनाई या प्रताप कहाँ रुके? तो कमलनाथ पर्वत पर स्थित आवरगढ़ में। कौन से गढ़ में? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? वहां रुके और कोलियारी गांव में। कौन से गांव में? अपने घायल सैनिकों का क्या करवाया? इलाज। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से पॉइंट। लिखो जल्दी से महत्वपूर्ण बिंदु।
क्या लिखा आपने? महत्वपूर्ण बिंदु में लिखो स्टूडेंट, लिखो इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन, इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन, इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया रे? बदायूनी खान ने किया। बदायूनी खान ने, ग्रंथ का नाम भी लिख लो, मुंतकाफ उल तारीख में किया। लिखो जल्दी से स्टूडेंट, आवाज नहीं रे। मुंतकाफ उल तवारीख लिख लिया आपने या मैं लिखूं बोर्ड पर? लिख लिया? लिखो मरो, छोरिया गहरी नहीं लिखा। मुंतकाफ उल तारीख ऑब्लिक करके तवारीख, मुंतकाफ उल तवारीख ग्रंथ में किया। लिख लिया? बताओ, महाराणा प्रताप के सिर से मुकुट धारण किसने किया था? झाला। तो लिखो, महाराणा प्रताप के सिर से मुकुट धारण, महाराणा प्रताप के सिर से मुकुट धारण महाराणा प्रताप के सिर से मुकुट धारण मुकुट धारण किसने किया? झालाबीदा ने किया। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो, बताओ महाराणा प्रताप के हाथों से यहां पर कौन सा सैनिक मारा गया? बहलोल खां। लिखो, महाराणा प्रताप के हाथों से, महाराणा प्रताप के हाथों से बहलोल खां मारा गया। बहलोल खां मारा गया। बहलोल खां मारा गया। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो स्टूडेंट, अगले पॉइंट में लिखो स्टार और नोट लगाकर, प्रताप के हरावल भाग का नेतृत्व कौन? कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत तथा साथ में कौन थे? हकीम खां सूरी थे। हकीम खां सूरी थे। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, मान सिंह के हरावल भाग का नेतृत्व, मान सिंह के हरावल भाग का नेतृत्व, मान सिंह के हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया? बोलो, लिखो, हरावल भाग का नेतृत्व जगन्नाथ कच्छावा ने किया।
जगन्नाथ कच्छावा ने किया। साथ में कौन था? सैयद हाशिम। अब बताओ चेटक, पहले बताओ प्रताप का हाथी कौन सा था? पहले बताओ हाथियों के मध्य जो युद्ध हुआ कौन से स्थान पर हुआ? रक्ततलाई। आप तो सीधा लिखो, प्रताप के हाथी राम प्रसाद, प्रताप का हाथी राम प्रसाद मुगलों के हाथ लगा। प्रताप का हाथी राम प्रसाद, प्रताप का हाथी राम प्रसाद राम प्रसाद मुगलों के हाथ लगा तथा अकबर ने इसका नाम परिवर्तित कर क्या रखा? बिल्कुल लिख दो, पीर प्रसाद नाम रखा। पीर प्रसाद नाम रखा। लिख लिया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट लिखो। अब बताओ स्टूडेंट, चेटक की मृत्यु कहाँ होगी? बिल्कुल लिखो, लिखो चेटक की मृत्यु, चेटक की मृत्यु सर बहलोल खां दिवेर के युद्ध में मारा गया या हल्दी घाटी में? बहलोल खां याद रखना हल्दी में मारा गया था, वहां पर मारा जाएगा सेरिमा सुल्तान खां। कौन सा खां? सेरिमा सुल्तान खां। ओके, तो लिखो नेक्स्ट। क्या लिखा आपने? चेटक की मृत्यु बलीचा गांव में हुई। चेटक की मृत्यु बलीचा गांव में हुई। कौन से गांव में? बलीचा गांव में हुई। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। अब बताओ हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने अपने घायल सैनिकों का इलाज कहाँ करवाया? तो लिखो, प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद हल्दी घाटी युद्ध के बाद घायल सैनिकों का इलाज कोलियारी गांव में करवाया। कौन सी यारी? कोलियारी गांव में करवाया। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट। अगले पॉइंट में लिखो विद्वानों के मत। विद्वानों के मत। किसके मत? विद्वानों के मत। और विद्वानों के मत में लिखो जल्दी से नंबर फर्स्ट। बताओ बदायूनी खान ने इस युद्ध को कौन सा युद्ध कहा? अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध। कौन सा युद्ध? गोपीनाथ शर्मा ने अनिर्णायक युद्ध और कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली। लिखो जल्दी से। विद्वानों के मत में नंबर फर्स्ट लिखो बदायूनी खां। कौन सा खां? बदायूनी खां। और बदायूनी खां के आगे बराबर करके लिखो स्टूडेंट। बदायूनी खां के आगे बराबर करके लिखो लिखो गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध कहा। गोगुंदा का युद्ध कहा। लिख लिया? आगे लिखो अब्बुल फजल। अब्बुल फजल। अब्बुल फजल। और अब्बुल फजल ने इसको क्या कहा? बताओ। बिल्कुल लिखो खमनोर का युद्ध कहा। खमनोर का युद्ध कहा। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट।
गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने कौन सा युद्ध कहा? अनिर्णायक युद्ध कहा। अनिर्णायक युद्ध कहा। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। गोपीनाथ शर्मा के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड का लिखो। क्या लिखोगे? मेवाड़ की थर्मोपोली। मेवाड़ की थर्मोपोली लिख लिया? ओके, ये हो गया स्टूडेंट विद्वानों का मत। अब लिखो महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता। महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता चूलिया ग्राम में। कौन सा ग्राम? चूलिया ग्राम में। किसने की? भामाशाह ने की। भामाशाह व ताराचंद ने की। भामाशाह व ताराचंद ने की। किसने की? भामाशाह व ताराचंद ने की। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट अगले पॉइंट में लिखो। अगले पॉइंट में लिखो महाराणा प्रताप की सहायता, सैनिक सहायता। महाराणा प्रताप की सैनिक सहायता मेरपुर के पुंजा भील ने की। महाराणा प्रताप की सैनिक सहायता मेरपुर के पुंजा भील ने की। मेरपुर के पुंजा भील ने की। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ये हो गया आपके हल्दीघाटी युद्ध के प्रमुख पॉइंट कंप्लीट ना। अब बोर्ड पर देख लो, आगे जो युद्ध अभियान हुए ना वो पूरे मैं बता देता हूं। सर मैं आज समय पर क्लास नहीं ले पाया। आप कल के युद्ध का परिणाम बताइए, अपने वीर जवानों ने कितना प्रयास किया। फतेह हो गए, हमने रण क्षेत्र को जीत लिया, पर कुछ गद्दार निकले। गद्दारों ने गद्दारी का कारण बताया, तब पता चला कि इन्होंने गद्दारी नहीं की। ये कुछ स्थितियां ऐसी बनी, कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि इन्होंने राणा के फायदे के लिए रण क्षेत्र छोड़ दिया। समझ में आया? हाँ, वास्तविकता पता चली तब हमें बड़ा दुख हुआ और दोनों योद्धा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इनका नाम युगों युगों तक याद किया जाएगा। ओके, हाँ, मतलब दोनों ने बिल्कुल अभी आकर मुझे बताया तो बिल्कुल स्टूडेंट थोड़ी स्थितियां विपरीत बनी तो ये कोई काम के लिए चले गए, पर कुछ गद्दार और है। एंट्री नहीं दी तो फिर लेट मरे क्यों? 7 बजे गए तो क्या एंट्री क्यों नहीं दी? कोई पर्सनल दुश्मनी थी? रजिस्ट्रेशन तो मैंने तुम्हें यहां पे कितनी बार बोला? तो उनको कहो ये तुम्हारी गलती है। ये झूठ बोल रहा है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन क्या? ये महागद्दार। चलो आवाज नहीं, लो चलो स्टूडेंट इधर देखो, अब आवाज नहीं, समझ लो, पहले सुनो और समझो। स्टूडेंट याद रखिएगा, अब युद्ध अभियान पर भेजा जाएगा शाहबाज खां को। किसको? युद्ध अभियान। सुनो और समझो, पहले देख लो।
फिर लिख लेना एक साथ ही। स्टूडेंट, शाहबाज खां को अकबर ने मेवाड़ अभियान पर अकबर ने मेवाड़ अभियान पर शाहबाज खां को कितनी बार भेजा रे? हाँ जी, 3 बार भेजा। भेजा तो भेजा, किंतु भेजा डाल के इसने एक काम किया था, जीत लिया था कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578। शाहबाज खां वर्सेस प्रताप, किसकी विजय? शाहबाज खां की। फिर लिखोगे कार्यभार शाहबाज खां ने किसको सौंपा था? गाजी खां को। कौन से खां को? गाजी खां को। ओके, उसके बाद लिखोगे अब्दुल रहीम खान ए खाना का कौन सा अभियान? मेवाड़ अभियान। कब भेजा? 1580 में। लिखोगे अकबर का यह अभियान भी क्या रहा? असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद स्टूडेंट एक दिवेर का युद्ध होगा, वो बाद में लिखेंगे, ये लिख लो। और शाहबाज खां को 3 बार भेजा। सन याद रखना चाहते हो तो 77, 78, 79। जल्दी से लिखो स्टूडेंट्स। क्या है पढ़? अच्छा, बहुत बड़ा है। हाँ, अभी बताएंगे, क्यों टेंशन ले रहा है? हाँ, तो नहीं लिखना है, जो पॉइंट महत्वपूर्ण है वही लिखना है। किसने भेजा ये पॉइंट? ये पॉइंट किसने भेजे रे? कोई बात नहीं, इनको ओरली याद रखना, हर चीज लिखानी नहीं होती है। हाँ, ये पॉइंट अभी लिखाएंगे। बिल्कुल, ये पॉइंट एक अच्छा छूट गया था। हिंदुओं के रक्त से अपनी दाढ़ी को मैं रंगना चाहता हूं, ये कथन किसका था? बदायूनी खां का। किसका? बदायूनी खां का। ध्यान रखिएगा। तू तीर चला, किसके जाके लगे ये पता मत कर। ये कथन किसका था? ये आसफ खां का था, बदायूनी खां के लिए। क्योंकि बदायूनी खां गेला था, लड़ने तो आ गया, पर वो ये नहीं
निर्णय ले पा रहा था कि मुगलों के सैनिक कौन और हमारे सैनिक कौन और दुश्मन के सैनिक कौन, तीर चलाऊं तो चलाऊं किस पर। तब आसिफ खां को पूछा कि यार भाई तू बता क्या करूं। तब आसिफ खां ने कहा कमीन तू मुझे भी मराएगा और खुद भी मरेगा, तू एक काम कर, तू तो बस तीर चला, ये मत देख कि वो तीर किसके जाकर लगे, वो तीर जिसके भी लगेगी वो हिंदू के जाकर लगेगी, जिसमें इस्लाम का तो फायदा ही फायदा। लिखो जल्दी से। यहां पर अब्दुल रहीम वाली अभी बात बताएंगे आपको। अब्दुल रहीम की क्या बात बतानी है। अब्दुल रहीम को जब कहा गया कि आप मेवाड़ अभियान पर जाओ प्रताप के विरुद्ध, तो अब्दुल रहीम ने कहा कि 1572 में प्रताप राजा बने। 72 के बाद कोई भी ऐसा सन नहीं कि जहां रुका नहीं। कौन? अकबर। 1572 में भेजा जलाल खां को, 1573 में भेजा मान सिंह को, भगवंत दास को, टोडरमल को, फिर हल्दी घाटी का युद्ध, फिर शाहबाज जैसे योद्धा को 3 बार भेजा। मैं जाकर करूंगा तो क्या करूंगा। तो अब्दुल रहीम ने कहा एक काम करो, साथ में ले लो बेगमों को। किनको? बेगमों को। जंगल में पड़ाव डालेंगे। तो सैनिकों ने कहा क्या करेंगे, तो कहा करेंगे क्या, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और जंगल में धिनक धिनक धिनता, और क्या। बिल्कुल सही है। तो अपनी बेगमों को साथ में लेकर आया। तो इस अब्दुल रहीम का सामना करने हेतु भेजा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह। अमर सिंह जी थोड़े आड़ू लड़ते थे। अमर सिंह जी का लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। एक काम करो, एक तरफ से सैन्य दल भेजो तो उस सैन्य दल से लड़ने जाएगा कौन? अब्दुल रहीम। दूसरी तरफ से हमारे सैनिक जाओ और बेगमों को लेकर आ जाओ, बस युद्ध समाप्त। ऐसा ही किया। अमर सिंह जी ने अब्दुल रहीम ने जहां पर पड़ाव डाल रखा था शेरपुर, वहां पर उसकी बेग में थी, कुछ एक सैनिकों को छोड़ रखा था सुरक्षा है। तो अमर सिंह जी के सैनिक आए, दमादम ठोका और बेगमों को उठाकर ले गए। अब्दुल रहीम वापस आया तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। फिर उसने प्रताप को पत्र लिखा। अब्दुल रहीम ने कहा कि हम मुगलों के दरबार में जब बैठते हैं तो हर दिन राणा तुम्हारी वीरता और शौर्यता और तुम्हारे व्यक्तित्व का जिक्र होता है, पर हम तो आज वास्तविकता से परे हुए उस राणा से कि राणा किसी की कमजोरी का फायदा उठाता है, किसी की आड़ में युद्ध लड़ता है, ये राणा के और क्षत्रियों की शान के विरुद्ध है। जब ये पत्र पहुंचा प्रताप के पास और उधर अमर सिंह जी जब राणा के पास गए प्रताप के पास, तो कहा बताओ युद्ध के परिणाम तो अमर सिंह जी का मिशन सक्सेसफुल, हमारी विजय हुई है। बेगमों वाला किस्सा बताया ही नहीं। जब वो पत्र पहुंचा तो प्रताप को वास्तविकता पता चली। तब प्रताप ने अमर सिंह जी को बुलाया, क्या आओ इधर आओ और युद्ध के परिणाम बताओ। तो कहा परिणाम सही है। तो कहा ये बेगमों वाला मामला क्या है। तो बिल्कुल अमर सिंह जी ने कहा कि दुश्मन ने 1572 से लेकर 80 तक कंटिन्यू वार किए, अब दुश्मन को दुश्मन की भाषा में ही जवाब देंगे। तब प्रताप ने अमर सिंह जी को कहा हम क्षत्रिय है, नारियों का सम्मान क्षत्रिय के लिए सर्वोपरि है, वो चाहे रानियां दुश्मन बेग में क्यों, नारियां दुश्मन की भी क्यों नहीं हो। इसलिए ये हमारा आदेश है कि सभी बेगमों को ससम्मान वापस लौटाया जाए। किसके पास? अब्दुल रहीम के पास। तो बिल्कुल स्टूडेंट, अब्दुल रहीम को उसकी नारियां लौटा दी गई। तो फिर अब्दुल रहीम उन्हीं बेगमों को लेकर वापस चला गया। कहाँ? अकबर के पास। फिर एक युद्ध होगा। उस युद्ध में उस सेनानायक के किस्मत खराब थे जिसका नाम था सुल्तान खां। क्या नाम था? ये अकबर का चाचा बताया जाता है।
तो सेरिमा सुल्तान खां जो था, इसका दिवेर नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर, प्रताप से सीधा और अमर सिंह जी से सीधा सामना हुआ। तो कहा जाता है तलवार से तो घायल प्रताप ने किया था, पर अपनी भाले की बर्छी को इतना भयंकर मारा अमर सिंह जी ने सेरिमा सुल्तान खां पर कि वो भाले की बर्छी सुल्तान खां को भेद कर, घोड़े को भेद कर जमीन को पार कर गई। खेत में हम पक्षियों को भगाने के लिए अड़वा लगाते हैं, उस अड़वे के जैसे स्टेच्यू बना दिया किसको, सेरिमा सुल्तान खां को। तभी तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि महाराणा प्रताप की अगर वीरता पर किसी को शक हो तो वो दिवेर का युद्ध पढ़ ले। क्या हालत की थी सेरिमा सुल्तान खां की। और यही मेवाड़ का, सॉरी, दिवेर का जो युद्ध था, ये मेवाड़ के लिए मैराथन था। क्या था? और प्रताप के शौर्य का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? प्रताप के शौर्य का प्रतीक था। ये मत किसका? कर्नल जेम्स टोड का। लिख ले जल्दी से, छापो, लिखो जल्दी से सीधा, दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध। और दिवेर के युद्ध में लिखो स्टूडेंट, अक्टूबर 1582, अक्टूबर 1582। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? ओके, लिखो एक तरफ महाराणा प्रताप प्लस अमर सिंह। देखो एग्जामिनर कुछ भी खेला खेल सकता है, यहां पर कोई भी दे सकता है, अमर सिंह भी दे सकता है, प्रताप भी दे सकता है, पर दोनों अमर सिंह भी देंगे ना तो विजय किसकी मानी जाएगी? प्रताप की, क्योंकि उस समय राजा कौन थे? प्रताप। तो लिखो महाराणा प्रताप प्लस अमर सिंह वर्सेस सेरिमा सुल्तान खां, सेरिमा सुल्तान खां, सेरिमा सुल्तान खां। परिणाम में लिख दो किसकी विजय, बिल्कुल लिख दो। लिख लिया? अरे लिख लिया ना, ओके। परिणाम में प्रताप की विजय, लिखो डबल स्टार और नोट लगाकर। कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। लिख लिया? तथा प्रताप के शौर्य का प्रतीक कहा। प्रताप के आगे बढ़ो स्टूडेंट। आप में से मुझे कोई बताएगा कि प्रताप के विरुद्ध अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? कच्छवा। हाँ, पूरा बोलना ऐसे। जगन्नाथ कच्छवा को भेजा। कब भेजा? 1585। कौन बोला 85? खड़ो।
हाँ तू खड़ा हो। नहीं बोला नहीं, मैं पूछ रहा हूं तुझे उत्तर। 97। टिप्पा ठोको तो ऐसा ठोको कि सही जाए, ऐसा टिप्पा मत ठोको कि को ऑप्शंस में ही नहीं हो। 85 नहीं है, याद रखिएगा। और कोई एनीबडी? छोटी 1584। कौन सा? तो लिखो, हेडिंग डालो, जगन्नाथ कच्छावा का मेवाड़ अभियान। 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 लिख लिया? नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट। लिखो, अकबर का प्रताप के विरुद्ध यह अंतिम अभियान था। अकबर का प्रताप के विरुद्ध यह अंतिम अभियान था। फास्टली लिखो थोड़ा। प्रताप के विरुद्ध यह अंतिम अभियान था। नेक्स्ट स्टूडेंट, बोर्ड पर देख लो और फिर लिख लेना। 1585 ईस्वी में प्रताप ने चावंड के लूणा राठौड़ ऑब्लिक करके चावंडिया को पराजित कर अधिकार किया तथा राजधानी बनाई। चावंड मेवाड़ की लगभग कितने वर्षों तक? 28 वर्षों तक राजधानी रही। फिर लिखोगे स्टूडेंट आगे, प्रताप ने छापामार पद्धति के तहत ऑब्लिक करके गुरिल्ला पद्धति के तहत मांडलगढ़ व चित्तौड़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार किया। मेवाड़ पर अधिकार किया। नेक्स्ट डबल स्टार और नोट लगाकर लिखोगे। थर्मोपोली क्या होती है गुरुजी? ये वर्ल्ड हिस्ट्री कभी भी पढ़ोगे ना तो एक थर्मोपोली का युद्ध हुआ था वर्ल्ड हिस्ट्री में, उससे तुलना की किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। कि मेवाड़ की बात करें तो ये थर्मोपोली जैसा युद्ध था, हल्दी घाटी का युद्ध। ध्यान रखें, स्टार और नोट लगाकर लिखोगे। मृत्यु कब हुई थी रे? तारीख 19 जनवरी 1597। कहाँ हुई थी?
चावंड में लिखोगे धनुष की क्या प्रत्यंचा चढ़ाते समय मांसपेशियों में क्या आया? ध्यान रखिएगा, लिख लो जल्दी से। अंतिम संस्कार बारडोली कहाँ हुआ? बारडोली कोष्टक में लिखोगे खेजड़ बांध। कौन सा? खेजड़ बांध के समीप, खेजड़ या केजड़ बांध के समीप। छतरी कितने खंभों की है? छतरी लिख लीजिएगा, यहीं पर बनी हुई है 8 खंभों की। लिख लो जल्दी से। जल्दी से लिखो स्टूडेंट। प्रताप की उपाधियां लिखनी है ना, याद रखिएगा। मेवाड़ केसरी और हिंदुआ सूरज किसको कहा गया? महाराणा प्रताप को। लिख लो मेवाड़ केसरी ऑब्लिक करके हिंद केसरी। मेवाड़ केसरी ऑब्लिक करके हिंद केसरी, और उसके बाद मेवाड़ केसरी हिंद केसरी, और उसके बाद लिखोगे हिंदुआ सूरज। हालांकि हिंदुआ सूरज तो मेवाड़ के सभी राजाओं को कहा गया, पर पर्टिकुलरली ऑप्शंस में पूछ ले तो आपको 2 राजा देखने, एक तो बप्पा रावल और एक कौन से? महाराणा प्रताप। बप्पा रावल को भी ध्यान रखिएगा, हिंदुआ सूरज कहा गया। और बप्पा रावल को चक्रवर्ती भी कहा गया, जिसको तुम कुछ भाषाओं में चकवा भी बोलते हो। चकवा नहीं बोलना है, चक्रवर्ती बोलना है। समझ में आया ना? लिखो जल्दी से। लिख लिया? चलो एक पॉइंट और लिखाता हूं, जो अभी तक लगभग मुझे लग रहा है कोई भी बैच में नहीं लिखाया। प्रताप के समकालीन विद्वान, समकालीन बोला है, लिखो प्रताप के समकालीन विद्वान दुर्सा आड़ा और माला शांदु
दुर्सा आडा और माला सांदू, ये टॉप लेवल की चीज है। लिखो दुर्सा आडा, दुर्सा आडा, और फिर दूसरा विद्वान लिखो माला शांदू, माला शांदू, माला शांदू, माला शांदू, लिख दिया। दुर्सा आडा और माला शांदू लिख दिया। दुर्सा आडा का ग्रंथ लिखना चाहते हो तो कौन सा? विरुद्ध छत्री, और कीर्तार बावनी भी इसका ही है ना, बिल्कुल, विरुद्ध छत्री और कीर्तार बावनी, ओके। और माला सांदू का लिखना चाहते हो तो प्रताप का जूलना या जुलना, ओके। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई जुलने में, बातों का मतलब दोहे के रूप में लिखे हुए पॉइंट। दुर्सा आडा का नहीं लिखना आ रहा है, देखो मरो बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं। काफी तो कह रहे कौन से विद्वान है ये, कोई बाहर क्या है क्या? दुर्सा आडा इन्होंने लिखा था विरुद्ध छत्री और माला सांदू, शांदू इसने लिखा था जूलना, कोष्टक में लिख दोगे प्रतापरा जूलना। लिख लो जल्दी से, लिख लिया? ओके, ये हो गए महाराणा प्रताप। हेडिंग डालो जल्दी से, अमर सिंह प्रथम। कौन से सिंह? अमर सिंह प्रथम। मांडलगढ़ पर किसका अधिकार था? मांडलगढ़ पर याद रखिएगा मुगलों का अधिकार था। ये मुगलों के ठिकाने बन चुके थे जो मुगलों के अधीन थे। कौन से सिंह? अमर सिंह। लिख लिया? अब सुनो और समझो। बोर्ड पर देखो स्टूडेंट, अमर सिंह के बारे में। अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम के मैं शासनकाल की बात करूं तो 1597 से 1620। सुन लो और समझ लो, पहले देख लो। समकालीन, समकालीन नहीं लिखेंगे, राज्य अभिषेक के समय, किस समय बादशाह बताओ कौन था? अकबर। अब सुनो, अकबर ने जहांगीर को मेवाड़ अभियान पर, मेवाड़ अभियान पर, अकबर ने जहांगीर को मेवाड़ अभियान पर कितनी बार भेजा रे? बोलो। अकबर ने जहांगीर को मेवाड़ अभियान पर 2 बार भेजा। फर्स्ट, प्रथम बार 1599, दूसरी बार 1603। आया ही नहीं, लिख देना। भेजा तो था, आधे रास्ते से बेटा वापस चला गया। हाँ ठीक है, और जाकर गोली दे दी। काम वर्क इज अंडर प्रोसेस। पर एक युद्ध हुआ था, उटाला का युद्ध 1599। ओके, किन किन के बीच में? अमर सिंह प्रथम वर्सेस कायम खां। कौन सा खां? विजय हुई किन की? अमर सिंह की। इस युद्ध में
चुंडावतों व सक्तावतों ने वीरता का परिचय दिया। परिचय दिया, लिखो जल्दी से। प्रताप स्मारक कौन सी झील नहीं, वो स्मारक अलग है, ध्यान रखना, वो तो बाद में बनाए गए हैं। प्रताप की छतरी याद रखना, छतरी जो है वो खेजड़ बांध के किनारे है। जल्दी से लिख लो। जल्दी से लिख लो स्टूडेंट। आज हमारे अमर सिंह जी भी हो जाएंगे, आगे अमर सिंह के बाद कर्ण सिंह भी हो जाएंगे, कर्ण सिंह के बाद जगत सिंह भी हो जाएंगे और प्रवेश कर जाएंगे राज सिंह में। कल आपका मेवाड़ कंप्लीट होके आधा राठौड़ भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जल्द ही हमारा अंतिम पड़ाव है, ज़्यादा दिनों तक अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अब कितनी क्लासें और बची है? मेरी ही है और किसी की है? कंप्यूटर हो जाएगा? कितने दिनों में हो जाएगा कंप्यूटर? 11 तारीख तक, तो हमारे से पहले खत्म हो जाएगा। टेंशन मतलब हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, आप चिंता मत करो। हम टारगेट मेरा यही रहेगा कि रण क्षेत्र हम 15 तारीख के पहले पहले ख़त्म कर दें। 15 तारीख आज कितनी हुई? 8। रुक जाओ, 4 4 8 8 में राठौड़, ठीक है। कल नहीं परसों राठौड़ एंडिंग तक, तरसों बीकानेर के राठौड़ पूरे, उसके तरसों कछावा पूरे। 1.5 घंटे की, आधे घंटे की, 1 घंटे की क्लास है गुज्जर प्रतिहारों की, और फिर तुम्हारे सभ्यता है। फिर टाटा बाय बाय, खत्म। ओके बिल्कुल आपका। लाओ तू पढ़, वहीं से पढ़। बस बस रुक जा, नहीं और पर नहीं चाहिए। 1572 में मारवाड़ का प्रशासक किसको नियुक्त किया? बीकानेर के राय सिंह को। औसपन में है, बस सुन लो। ऑप्शंस कभी भी मत रखो। ऑप्शंस वो रखता है जिसको उत्तर याद नहीं है, और ऑप्शंस की डिमांड भी वही करता है। अब जैसे मैं पूछूं आपकी जाति क्या है या आपका गांव कौन सा, आप ये कहोगे औसपन दो। बताओ एक बात बताओ, सही है ना? मैं अगर आपको पूछूं आपका नाम क्या है तो आप कहोगे यार भूल गया, ऑप्शंस दो।
फैक्ट एक नहीं है, आप एग्जिट उत्तर याद करो और जो ऑप्शंस मांगता है समझ लेना उसको उत्तर याद कन्फर्मली, फिर वो उनमें से छांटेगा कि फूटा कौन सा लग रहा है 4 में से। समझ में आया ना। और कुछ तो दुष्ट ऐसे होते हैं जो चारों पसंद नहीं आते, 3 पसंद नहीं आते, चौथे में कहते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या नयन? हाँ ये सही है। हाँ तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अच्छे से पढ़े बिल्कुल। तो यहाँ पर कहाँ बात आ गई जोधपुर का प्रशासक, वो मारवाड़ में पढ़ेंगे। किसके समय? राउत चंद्र सेन के समय। किसने भेजा ये बताओ? अच्छा तूने भेजा एकदम। क्या बाबूजी आए क्या? तुझे कौन कह रहा? मैं उसको बोल रहा हूं बाबूजी आए, या फिर राय सिंह जी ने दर्शन दे दिए कि पूछ पूछ सर को पूछ कि यार मैं भी जोधपुर में काम कर रहा था। कोई बात नहीं, लिखो जल्दी से। सर बोल्ड भी ऑस्पन 4 देगी, वो भी एक ऑप्शंस मांगेगी ना। हाँ तो बिल्कुल सही है, 4 तो तुम्हें भटकाने के लिए दिए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखें। चलो ये लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ऊटाड़क के बारे में जानना चाहोगे? तो सुनो स्टूडेंट, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि प्रताप के भाई थे कौन, और शक्ति सिंह को वचन दिया था प्रताप ने, कहा आपके वंशज सक्तावत और सक्तावत लड़ेंगे किन के साथ। तो जब जहांगीर आया था प्रथम बार तो इसने कौन से किले पर अधिकार कर लिया और नियुक्त करके गया किसको? कायम या कायूम खां को। और बाद में ये बात पता चली कौन से सिंह को? तो अमर सिंह ने कहा सेना का पड़ाव उठाओ और जाओ और ऊटाड़ा को वापस फतेह करो। तो अब सेना तैयार हुई तो बताओ, हरावल भाग में पीडीओ से लड़ते आ रहे थे कौन? अब चुंडावत के साथ आकर खड़े हुए कौन? तो चुंडावतों का था जैत्र सिंह। कौन था? जैत्र सिंह ने देखा तो बल्लू सिंह सक्तावत उनके जस्ट पास में आकर खड़े हुए। तो बिल्कुल कहा जैत्र सिंह जी ने। किसने? जैत्र सिंह चुंडावत ने कहा बल्लू सिंह जी आप गलती से कौन से भाग में आकर खड़े हो गए? हरावल, पीछे जाइए। तो बल्लू सिंह सक्तावत ने कहा क्या चुंडावतों ने हरावल बाग में लड़ने का ठेका ले रखा है? समय आने पर हम भी अपनी वीरता दिखाएंगे। तो जैत्र सिंह जी ने कहा कि वीरता और पराक्रमता कोई हम आज से नहीं दिखा रहे हैं, हम पीढ़ियों से लड़ते आ रहे, इसलिए आप प्लीज पीछे जाइए और खड़े हो जाइए। तो सक्तावत ने कहा कि नहीं, बल्लू ने कहा कि नहीं, हम लड़ेंगे तो कौन से भाग में? हरावल बाग में। दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। दोनों पहुंचे ये बात लेकर किसके पास? राजा के पास। और राजा कौन? बोलो। अमर सिंह। अमर सिंह को पूरी बात बताई तो अमर सिंह जी धर्म संकट में, चुंडावतों को मना करे तो पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा टूट जाए और सक्तावतों को लड़ने का नहीं कहे तो अपने पिता का दिया वचन टूट जाए। सही एक नहीं है, पर अमर सिंह जी बड़े मास्टरमाइंड थे, इसका तोड़ निकाल दिया। अमर सिंह जी ने कहा कि जो दोनों में से पहले प्रवेश करेगा कौन से किले में? ऊटाड़ा के किले में, वो लड़ेगा हरावल भाग में। तो स्टूडेंट कहा जाता है कि यहाँ पर चुंडावतों ने और सक्तावतों ने क्या वीरता का परिचय दिखाया। बल्लू सिंह सक्तावत ने ऊटाड़ा के किले को तोड़ने के लिए अपना महावत लेकर गए बल्लू सिंह जी, और महावत और हाथी लेकर गए। महावत हाथी लेकर बढ़ रहा था, बल्लू सिंह जी अपने सैनिकों के साथ दुश्मन सैनिकों को मार रहे थे, रास्ता बना रहे थे दरवाजे तक पहुंचने का। महावत पहुंचे उसके पहले बल्लू सिंह जी पहुंचे, दरवाजे को देखा, ऊटाड़ा के किले के दरवाजे को देखते ही जो योजना बनाई थी वो पता चल गया कि योजना सफल होने वाली नहीं है। योजना ये थी कि दरवाजे के पास पहुंचकर महावत को कहेंगे कि इस हाथी से प्रहार कर किस पर? दरवाजे पर, ताकि दरवाजे पर जब चोट लगेगी तो दरवाजा टूट जाएगा। पर हुआ क्या था, दरवाजे पर ये हाँ आलपी ने नहीं, कमीने
उस टाइम आलपीने नहीं हुआ करती थी। नकुली तीरे, कांच और धारदार ऐसी चीजें लगाई हुई थी। तो अब आपको पता उस पर हाथी वार कर सकता है क्या? नहीं। पर बल्लू सिंह सख्तावत ने कहा कि आज हमारे स्वाभिमान की बात है, मुच्छों की बात है, और आज अगर हमने दुर्ग में प्रवेश नहीं किया तो ये चुंडावत कभी भी सख्तावतों को बोलने नहीं देंगे। तब याद रखिएगा स्टूडेंट, बल्लू सिंह उस दरवाजे के आगे जाकर यूं खड़े हो गए और महावत को कहा कि तू मेरे ऊपर चोट कर मरूंगा तो मैं इन कांच के अंदर, नकुली चीजों में, तीरों के अंदर, बाण के अंदर मैं भेद जाऊंगा, पर जब मेरे ऊपर चोट करेगा कौन? हाथी करता जाएगा चोट तो बिल्कुल दरवाजा टूट जाएगा और भीतर चला जाएगा मेरा शरीर दुर्ग के अंदर और हम विजय हो जाएंगे। जब ये हाथी बल्लू सिंह पर वार करने लगा तो ये दृश्य देखा किसने? चुंडावतों ने। जब जैत्र सिंह चुंडावत ने दृश्य देखा तो जैत्र सिंह ने कहा अपना वाला हाथी लेकर आओ। हाथी मंगाया और लेकर भागकर दीवार के पास गया और सीढ़ी लगाई, एक चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाई और बिल्कुल सीढ़ी के बल जैत्र सिंह दीवार पर चढ़ गए, उटाड़ा की दीवार पर। उटाड़ा की दीवार पर चढ़े और चढ़कर कहा वापस घूमकर अपने सैनिकों को बोल दूं कि हम विजय होने वाले, फिर मैं नीचे कूद जाऊंगा। वापस घूमे और सैनिकों के सामने यूं विजय कर ही रहे थे कि पीछे से किसी ने गोली ठोकी। जैत्र सिंह वापस बाहर, उधर देखा तो दरवाजा टूटने वाला था। तब जैत्र सिंह चुंडावत गोली लगी हुई थी, घायल हो रखे थे। तब जैत्र सिंह ने कहा कि चुंडावत कल भी हरावल में लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और कल भी लड़ेंगे। ये कहकर उन्होंने अपनी ही कटार तलवार से सिर धड़ से अलग कर दिया और पास में खड़े चुंडावत सैनिक ने वो सिर लेकर हाथी पर चढ़कर दुर्ग के अंदर फेंक दिया। सिर प्रवेश हो गया किनका? चुंडावतों का। और उधर थोड़े ही समय बाद दरवाजा टूटा और बल्लू सिंह का शरवीर भी अंदर प्रवेश हो गया। तो ये वीरता का जो परिचय दिया, ये कौन से युद्ध में दिया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, 1605 में मारा गया कौन? मुगल बादशाह अकबर। फिर शासक बना कौन? तो बताओ अब जहांगीर क्या अभियान नहीं करेगा मेवाड़ को जीतने हेतु? तो जहांगीर ने सबसे पहले 1605 में भेजा किसको? बोलो, खुसरो को। ये कौन था खुचड़ो? खड़ो। किसको भेजा? खुसरो को। कौन था खुसरो ये बता दे। जहांगीर का बेटा, बिल्कुल सही बताया। इसके बारे में और क्या जानता है खुसरो के बारे में? मानमती का? मानमती कौन थी? आमेर की राजकुमारी। किसकी पुत्री थी? जगन्नाथ भगवान दास की। देखा, खौफ बिल्कुल सही है। विवाह किसके साथ हुआ? बिल्कुल। जन्म किसका हुआ? बिल्कुल। बैठ जाओ। बिल्कुल सही कहा, पर जूते पड़ेंगे। खुसरो को नहीं भेजा। याद रखना 1605 ईस्वी में भेजा था परवेज खां, आसफ खां और सगर सिंह को। कौन से सिंह को? हाँ, सगर सिंह भी बाद में याद रखिएगा बादशाह अकबर की शरण में चले गए थे। फिर 1605 में जब जहांगीर शासक बना तब जहांगीर ने, याद रखना, परवेज खां, आसफ खां और सगर सिंह को 1605 में भेजा। किसके विरुद्ध? अमर सिंह के विरुद्ध। कोई सफलता नहीं मिली। 1608 में भेजा महाबत खां को। किसको? 1609 में भेजा अब्दुल्ला खां को। कौन से खां को? और उसके बाद भेजा राजा बासु को। कौन से बासु को? जब किसी को भी सफलता नहीं मिली
तब जहांगीर ने कहा कि अब जाएगा मेवाड़ अभियान पर हमारा पुत्र शहजादा खुर्रम। कौन सी रम? हाँ, खुर्रम, ना कि खुसरो। खुर्रम जो था जोधपुर का, ये बोल सकते जोधपुर का बाणु था। क्या था? हाँ बिल्कुल, जोधपुर के राजा थे मोटा राजा उदय सिंह। कौन थे? और मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी मानीबाई या मानवती बाई, और इसी मानीबाई, मानमती बाई और जगत गुसाई का विवाह हुआ था जहांगीर के साथ। और जहांगीर ने इसका नाम पलटकर किया या तो जगत गुसाई या मलिका ए जहां। कौन सी जहां? और इसी जगत गुसाई ने एक पुत्र को जन्म दिया और कहा, इसी मलिका ए जहां ने, जगत गुसाई ने जहांगीर को कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, आ रहे हैं खुर्रम। कौन सी रम? यानी जन्म दिया किसको? खुर्रम को। तो खुर्रम जो था जोधपुर की राजकुमारी मानीबाई, मानबत्तीबाई, जगत गुसाई का पुत्र था। तो अब बता दो जोधपुर का तो क्या हुआ? हाँ, तो सुनो और समझो। मतलब जोधपुर की राजकुमारी जो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, उसकी कोख से जन्म हुआ खुर्रम का। अब सुनो, अजमेर आया हुआ था कौन? जहांगीर। और यहीं से खुर्रम को कहा दरबार में, कहा जाओ खुर्रम, हम आपको मेवाड़ अभियान पर भेज रहे। खुर्रम ने कहा ओके। तो जहांगीर ने देखा कि मैंने कहा और ये रवाना हो गया, इसे ये नहीं पता कि कौन से अभियान पर जा रहा है ये। तो जहांगीर ने कहा खुर्रम बेटा, हम आपसे भीतर अकेले मिलना चाहते हैं। तो कहा ठीक है। अब जहांगीर खुर्रम अकेले में मिले और पूछा जहांगीर ने खुर्रम को, क्या आपको पता है आप कौन से अभियान पर जा रहे हो? तो खुर्रम ने कहा, तो कहा कौन से अभियान पर? तो कहा मेवाड़ अभियान पर। तो कहा इसके बारे में कुछ जानते हो? कहा हाँ। तो कहा फिर ऐसे कैसे मुंह उठाकर जा रहे हो? तो कहा बस जा रहे हैं। तो कहा हम बताते तुम्हें मेवाड़ के बारे में। कहा बताओ। कहा तुम्हारे दादा, दादा कौन? अकबर। कहा तुम्हारे दादा 1572 से हाथ धोकर पड़े थे मेवाड़, 1605 में चले गए पर पूरा अधिकार नहीं कर पाए। तुम्हारे दादा ने 2 बार मुझे भेजा, एक बार तो मैंने गोलियां दे दी, मुझे भेजा, मैं गया, आगरा से बाहर गया, बाहर जाकर बैठ गया, क्योंकि उधर राणाओं का, सरदारों का बड़ा खौफ है। इसलिए तुम जा रहे हो तो सोच समझ कर जाना। तो खुर्रम का जवाब सुनो, खुर्रम ने क्या गजब का जवाब दिया। खुर्रम ने कहा मेरा दादा जूते खा सकता, मेरा बाप जूते खा सकता है, मैं नहीं। ये कहकर चला गया कौन? खुर्रम। जब खुर्रम गया स्टूडेंट, तो जहांगीर ने कहा ओवर कॉन्फिडेंस है, मरेगा ये। तो बुलाया कि दरबार से फलाने आदमी को बुला कर लाओ। अब फलाना आदमी कौन आया देखना, नाम लेते ही तुम हंसोगे। फलाने आदमी को बुलाया, उस आदमी का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम को कहा अब्दुल रहीम जी, आपको अनुभव है मेवाड़ का, आप जाइए हमारे शहजादे के साथ। तो अब्दुल रहीम ने कहा हम? तो कहा बिल्कुल, आपको कोई तकलीफ? का बिल्कुल तकलीफ है। कहा क्या? कि पिछली बार तो राणा थे प्रताप, उन्होंने हमारी बेगमों को लौटा दिया, अब की बार अमर सिंह जी खुद राणा है, नहीं लौटाएंगे। तो जहांगीर ने कहा भले आदमी, बेगमों को ले जाने की जरूरत कहाँ है? तो कहा ये बात तुमने सही कही है, हम जा रहे हैं किसके साथ? अब सुनो, अब्दुल रहीम तो आया हुआ था, तो अब्दुल रहीम को पता था इतने बड़े बड़े योद्धा आए हैं, ये क्या करेंगे? तो बिल्कुल अब्दुल रहीम के मन में सवाल आया। अब्दुल रहीम ने पूछा खुर्रम को, का बताओ शहजादे,
आपको पता है कुछ, आप कहाँ जा रहे हो? तो खुर्रम बड़ा गजब का था। अब्दुल रहीम को क्या कहा कि हाँ बिल्कुल पता है अब्दुल रहीम जी, हम उस अभियान पर जा रहे हैं जहाँ सुना है आपकी बेगमें उठा कर ले गए। अब्दुल रहीम ने कहा हद है यार, भरी बेइज्जती, जहाँ जाए बेग में, अब ले गए तो क्या करे? सही है ना? तो कहा चिंता मत करो। तो कहा करोगे क्या? तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा शहबाज खां, मान सिंह बड़े जैसे योद्धा यहां पर आए हैं, किसी को सफलता नहीं मिली, तुम क्या करोगे? तो कहा कि इस मेवाड़ को जीतने के लिए ताकत की जरूरत नहीं, दिमाग की जरूरत है। 3 काम करो। जहां अमर सिंह जी है, अमर सिंह जी के चारों तरफ जितने कितने भी ठिकाने, उन ठिकानों का संपर्क तोड़ दो। और संपर्क तोड़ने तो जगह जगह हमारे सैनिक ठिकाने, मुगलों के सैनिक ठिकाने स्थापित कर दो। अब्दुल रहीम ने कहा ठीक है। कहा दूसरा काम, खेत खलियानों में जितनी कितनी भी फसलें खड़ी है सबको आग लगा दो, नष्ट कर दो। कहा हो जाएगा। कहा तीसरा काम, अफवाह फैला दो कि चित्तौड़ की आम जनता का, चित्तौड़ क्या, मेवाड़ की आम जनता का कत्लेआम। सिर्फ अफवाह फैलानी है। हमने फतेह कर लिया और अधीन कर लिया कौन से वार्ड को, मेवाड़ को। ऐसा ही हुआ स्टूडेंट। जगह जगह सैनिक ठिकाने स्थापित कर दिए गए, फसलों को नष्ट कर दिया गया और संदेश भेजा गया, जल्दी से बताओ किसको? बोलो, अमर सिंह जी को के मेवाड़ की, चित्तौड़ की और आसपास की संपूर्ण जनता का कत्लेआम कर दिया जाएगा। जब ये बात आई किसके पास? बोलो, अमर सिंह के पास तो आई थी। तो अमर सिंह कुछ सोच रहे थे, पर कर्ण सिंह ने क्या किया, जो इनके पुत्र थे, सभी सरदारों को बुलाया और सरदारों को बुलाकर कहा क्या करना चाहिए। तो सभी सरदारों ने कहा कि भाई राजा का परम कर्तव्य तो यही बनता है कि वो अपने साम्राज्य की रक्षा करे, वरना राजा आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो बिल्कुल स्टूडेंट का क्या किया जाए? तो कहा अब एक ही चारा बचा है, अधीनता स्वीकार। तो सभी सरदार अधीनता का प्रस्ताव लेकर आए किसके पास? अमर सिंह के पास। तो अमर सिंह ने पहले मना कर दिया कि बिल्कुल भी हम दुश्मनों से अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। पर जब सभी सरदारों ने कहा तब अमर सिंह जी टूट गए थे और अमर सिंह जी ने कहा कि जब तुम सबने निर्णय ले ही लिया है तो मुझे पूछा क्यों जा रहा है? पर ध्यान रखिएगा, मेवाड़ के राणा पद की गरिमा है। राणा अगर उपस्थित होता है तो सिर्फ एकलिंग जी के दरबार में, मेवाड़ का राणा मुगलों के दरबार में कभी भी उपस्थित नहीं होगा। और दूसरी शर्त, मुगलों के साथ कभी भी वैवाहिक संबंध स्थापित, इन 2 शर्तों के साथ अगर वो संधि करने को तैयार है तो मैं राजी हूं, वरना मेरे स्वाभिमान के परे है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, अमर सिंह जी की तरफ से हरिदास झाला और शुंभकर्ण को प्रस्ताव देकर भेजा गया संधि का। गोगुंदा में पड़ाव डाल के बैठा था कौन? बोलो, खुर्रम। खुर्रम के पास गोगुंदा में ये प्रस्ताव आया। वो पड़ा खुर्रम ने, तो खुर्रम ने कहा इस पर निर्णय मैं नहीं ले सकता, मैं भेजता हूँ अपने पिता के पास। तो खुर्रम ने वो संदेश जो आया था संधि प्रस्ताव का, वो कितने व्यक्तियों को देकर भेजा? 2 व्यक्तियों को, सुंदरदास और मुल्ला शुक्रउल्ला। कौन सा उल्ला? हाँ, मुल्ला शुक्रउल्ला को संधि प्रस्ताव देकर भेजा। जहांगीर ने वो देखा, दोनों शर्तों को मान लिया, पर उसने भी अपनी कितनी शर्तें ऐड कर दी? 2। बोलो कितनी? नंबर फर्स्ट शर्त ये रखी, चित्तौड़ हम लौटा देंगे, किनको? मेवाड़ों को, मतलब राणा को लौटा देंगे। पर शर्त यह है बिना मुगलों की अनुमति के इसकी मरम्मत का काम बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी बात ये कि राणा पद के, राणा जो है, राणा का पद है तो राणा के पद का हम सम्मान करते हैं, पर राणा का जो उत्तराधिकारी होगा वो हमारे दरबार में 1000 कितने? 1000 मनसब सहित उपस्थित होगा, यानी 1000 सैनिकों सहित उपस्थित होगा मुगल दरबार में। तो बताओ 2 संधियां किस, 2 बातें किसकी हो गई?
अमर सिंह जी की और 2 बातें किसकी हो गई? जब दोनों बातें स्वीकार हो गई, ये संधि संपन्न हुई 5 फरवरी 1615 को। बोलो कब? ये हुई मेवाड़ मुगल ऐतिहासिक संधि। कौन से सिंह के समय? अमर सिंह जी संधि से बड़े दुखी हो गए थे, वैरागी जीवन इन्होंने अपना लिया था। 1620 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने के बाद इनका अंतिम संस्कार जो किया गया आहड़ में किया गया। कहाँ? और आहड़ में पहली छतरी जो है अमर सिंह जी की है। किसकी है? लिखो मरो, क्या है? पढ़ो। जोधाबाई, हाँ, जहांगीर की माता का। और बोलो, और सुन लो, जोधाबाई खुर्रम की माँ का भी नाम था। और बोलो, हाँ पूछो। दूरसा आडाने असले गो अणदाग पाग ले गो अणमापी निसास मुख भरिया नयन मर्त सहा प्रताप से। और कुछ? आगे बढ़ो। ये सब टॉप लेवल की बातें हैं, समझ में आया ना? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं अभी भी कह रहा हूं, सुनो, अभी भी कह रहा हूं, तुमने इतिहास को पढ़ा है, हमने तो इतिहास को जिया है। समझ में आया ना? तभी तो ये कॉन्फिडेंस आता है कि सेनानायक संदेश पढ़ो, विरोधियों ने क्या भेजा है, संदेश का जवाब मिलते ही विरोधियों के मुंह पे मारो कि ये ले भाई तेरा। बहुत बढ़िया स्टूडेंट, डाउट हो बिल्कुल क्या करो, क्लियर आउट। हाँ बिल्कुल, संधि प्रस्ताव वापस भेजो कि राणा संधि करने को तैयार नहीं है। पर्सन ऐसा लाओ स्टूडेंट कि मुझे भी पढ़ने को थोड़ा मजबूर कर दे, ताकि मैं भी 2 क्वेश्चंस नए सीखूं तुम्हारे बहाने। मैं स्टूडेंटों को सर्वोपरि रखता हूं। क्यों? क्योंकि आपसे भी तो मुझे कुछ सीखने को, बिल्कुल फैक्ट है। समझ में आया ना? आगे बढ़ो। ये लिख लिया? लिखो 1605 अकबर की मृत्यु के बाद। सर हरकाबाई का नाम ही जोधाबाई, इस चीज में विवाद है, सुन लेना, पहले बता देता हूं सभी को। हरकाबाई जोधाबाई इस चीज में विभाग है। विवाद क्या? विभाग क्या? विवाद है। विभाग कोई नहीं, डिपार्टमेंट नहीं है, विवाद है। तो सुनो और समझो क्या विवाद है, ये मैं बताऊंगा, अभी नहीं। ये जोधपुर के राठौड़ पढ़ेंगे या आमेर के कछावा पढ़ेंगे तभी बताएंगे। अभी मेवाड़ में क्यों जाने, वरना टाइम खराब होगा। लिखो जल्दी से, लिखो स्टूडेंट। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में जहांगीर क्या बना? बिल्कुल बादशाह बना। लिख लिया? नेक्स्ट आगे बढ़ो। नेक्स्ट आगे बढ़ो और लिखो स्टार और नोट लगाकर, जहांगीर द्वारा किए गए या भेजे गए युद्ध अभियान। जल्दी से लिख लो स्टूडेंट। नंबर फर्स्ट लिखो 1605 ईस्वी। 1605 ईस्वी आसफ खां, परवेज खां, आसफ खां, परवेज खां व सगर सिंह को भेजा, लिख लिया? नेक्स्ट लिखो अगले पॉइंट में, लिखो 1608 ईस्वी
1608 ईस्वी महाबत खां, महाबत खां, महाबत खां लिख दिया, लिख लिया। लिखो आगे 1609 किसको भेजा? अब्दुल्ला खां को। और फिर लिखो 1611, कल वापस पूछना मुझे 1611 वाला कंफर्म है या नहीं है, जहाँ तक कि तो 99% कंफर्म है। 1611 राजा बासु, राजा बासु, राजा बासु लिख लिया? अरे लिख लिया ना। अब लिखो अगले पॉइंट में स्टार और नोट लगाकर, जहांगीर ने, लिखो जहांगीर ने, जहांगीर ने खुर्रम, खुर्रम, कौन सी रम? खुर्रम व अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खान ए खाना को भेजा। अब्दुल रहीम खान ए खाना को भेजा। वहीं से पढ़ ले रहे। उर्दू लिखी हुई है क्या? फेंक दे, बाढ़ दे वापस। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा 1914, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918, चांदमल सुराणा, सुन ले पहले। उसके बाद इस पर मारवाड़ सरकार ने क्या लगा दिया? प्रतिबंध। उसके बाद पुनर्गठन किया 1923 में, किसने? जय नारायण व्यास ने। किस नाम से? मारवाड़ हितकारिणी सभा। और कुछ पूछना है? बोल। एग्जाम में था? कौन से एग्जाम में? हाँ तो फिर 1923 देख था। अरे कह रहा मर्च नहीं लिखाया। एक मिनट, रजिस्टर दे। अरे रुक, रजिस्टर दे, इधर ला। देख तेरे दुश्मन कितने कितने फास्ट लाके रजिस्टर दिया। अब देख रजिस्टर इसका, पर मुझे पता है कि कहाँ लिखा हुआ है। कमीने तेरे बीच में ये 25-50 के प्लॉट कैसे छोड़े हुए रे? ये देख, हो गया ज्यादा। अब बता, टूपा देने मैं आऊं कि तू खुद खाने आ जाएगा? ये देख 1923 ईस्वी में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किया। पेज संख्या 263 पर लिखा हुआ है। ये बता उस कबीने को, मिल गया उसको खुद को भी। देखो स्टूडेंट, मुझे पता है कि मैंने कौन से बैच में क्या लिखाया, समझ में आया ना? कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। लिख लिया? किस किस को भेजा? खुर्रम, और खुर्रम के आगे कोष्टक में लिखो शाहजहां, वरना एग्जामिनर ने शाहजहां दे दिया तो वापस बाहर आकर मुझे गालियां दोगे कि शाहजहां को तो भेजा ही नहीं, खुर्रम को ही भेजा। लिख लिया? अब सीधा लिखो, खुर्रम ने निम्न आदेश जारी किए। खुर्रम ने निम्न आदेश जारी किए। खुर्रम ने निम्न आदेश जारी किए। नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट लिखो, मुगल सैनिक चौकियों की स्थापना, या सीधा लिखो मुगल सैनिक चौकियां गठित, मुगल सैनिक चौकियां गठित।
मुगल सैनिक चौक किया गठित। सेकंड लिखो, फसलों को नष्ट और थर्ड बताओ क्या, कत्ले आम की अफवाह। कोष्टक में लिख देना कत्ले आम और कत्ले आम के आगे लिख दो अफवाह। ओके, नेक्स्ट लिखो, सीधा लिखो, हेडिंग डाल दो मेवाड़ मुगल संधि। मेवाड़ मुगल संधि। मेवाड़ मुगल संधि। तारीख लिखो आगे 5 फरवरी 1615। लिख लिया? ओके, 5 फरवरी 1615। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, अगले पॉइंट में शर्तें लिखाऊं या जरूरत नहीं है? लिखाऊं कि जरूरत नहीं है? सीधा लिखो, आप तो सीधा लिखो अमर सिंह जी की तरफ से संधि प्रस्ताव। शॉर्ट में अमर सिंह की तरफ से संधि प्रस्ताव कितने व्यक्ति लेके गए? 2। लिखो आगे, हरिदास जाला व शुभकर्ण या शुंभकर्ण। हरिदास जाला व शुंभकर्ण। हरिदास जाला व शुंभकर्ण लिख दिया। नेक्स्ट लिखो, बताओ खुर्रम ने ये संधि प्रस्ताव किसके कितने जनों के हाथों से भेजा? तो लिखो, खुर्रम द्वारा जहांगीर के पास भेजा गया संधि प्रस्ताव। खुर्रम द्वारा जहांगीर के पास भेजा गया संधि प्रस्ताव। खुर्रम द्वारा जहांगीर के पास भेजा गया संधि प्रस्ताव। लिखो, सुंदरदास। कौन सा दास? सुंदरदास। कौन सा दास? सुंदरदास व मुल्ला। बोर्ड पे लिखो या लिख दोगे? लिखो मुल्ला शुक्र, शुक्रवार वाला शुक्र लिख दिया, उल्ला। मुल्ला शुक्र उल्ला लिख दिया। बस बिना फालतू की टेंशन ले रहे थे, बोर्ड पे लिखो, बिल्कुल सीधा बिचारा। लिख लिया? ये हो गई ऐतिहासिक मेवाड़ मुगल संधि। अब लिखो जल्दी से, सीधा लिखो मृत्यु। मृत्यु, मृत्यु में लिखो स्टूडेंट 1620। अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार बताओ कहाँ हुआ? आहड़ में। कहाँ हुआ? आहड़ में। लिख लिया? आगे लिखो, आहड़ के आगे बताओ आहड़ में पहली छतरी किसकी है? तो लिखो आहड़ में पहली छतरी, आहड़ में पहली छतरी किसकी है? हाँ बिल्कुल, अमर सिंह जी की है। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? हेडिंग डालो, हेडिंग डालो कर्ण सिंह। और कर्ण सिंह का शासनकाल लिखो 1620 से 1628। लिख लिया?
1620 से 1628। लिख लिया? पहला ही पॉइंट लिखो, मुगलों के दरबार में उपस्थित होने वाले, मुगलों के दरबार में लिख लिया? जाओ